हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्रिपेयर एग्जाम स्टडी। फ्रेंड्स, उम्मीद ये है अगर सिलेक्शन आपको लेना है तो वीडियो पूरी शिद्दत के साथ शुरू से लास्ट तक देखना। हमारे हर भाई बहन के सपनों के लिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहतरीन और बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जोश के साथ बने रहना, एक कॉपी और एक पेन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? आंसर, समाजीकरण की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। समाज के नियम को सीखना, समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना, सामाजिक आवृत्तियों का विकास करना। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 350 ग्राम। शिशु के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1400 ग्राम। स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। फ्रेंड्स, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 माह में बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है? 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का 2 गुना हो जाता है। 6 माह में बालक का वजन लगभग जन्म के समय का 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का 3 गुना हो जाता है। 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय का 3 गुना हो जाता है। जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होती है। जन्म के समय लड़कों की लंबाई जो है लड़कियों की तुलना से अधिक होती है। जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? जन्म के समय बालक की लंबाई लगभग 20 इंच तथा बालिका की लंबाई लगभग 19.5 इंच होती है। मानव के अस्थायी दांत अर्थात दूध के दांत कितने होते हैं? तो 20 होते हैं। जो अस्थायी रूप से होते हैं अर्थात 1 साल के या 2 साल के अंदर में ये 20 दांत जो है गिर जाते हैं और जो अस्थायी रहते हैं वो आने लगते हैं। मानव के अस्थायी दांत कितने होते हैं? तो 12 होते हैं। अभी पीछे हमने बताया कि मानव के जो अस्थायी दांत होते हैं वो 20 होते हैं और जो अस्थायी होते हैं वो 12 होते हैं। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किशोर अवस्था में कितने दांत आते हैं? 4 दांत आते हैं। इन्हें अक्ल की दांत भी कहते हैं। किशोर अवस्था में 4 दांत आते हैं। व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसे कहते हैं क्या? सीखना। जो अभ्यास के कारण हमारे व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है उसे सीखना कहते हैं। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में और अनुशासन में प्रभावी होता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छी तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को
सबसे अच्छी तरीके से विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है आनुवंशिकता। जो हमारे माता पिता या जो हमारे वंशज होते हैं उनमें होने वाले लक्षणों का स्थानांतरित आनुवंशिकता कहलाता है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार चिंतन और कल्पना है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोरावस्था को। किशोरावस्था को अत्यधिक दबाव और तनाव की अवस्था कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। उद्देश्य केंद्रित। शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। उद्देश्य केंद्रित। डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है? लिखने से संबंधित। डिस्ग्राफिया जो है लिखने से संबंधित कठिनाई है। जो बालक डिस्ग्राफिया से ग्रसित रहता है उसे लिखने में कठिनाई होती है। खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। किस उद्दीपक के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? तो अभ्यस्तता। अभ्यस्तता उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अस्थायी होता है। गणित का सीखा हुआ ज्ञान भौतिक विज्ञान सीखने में सहायक होता है। यह कौन अधिगम स्थानांतरण है? तो धनात्मक स्थानांतरण। शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान हो सकता है समूह परिचर्चा द्वारा। शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान समूह परिचर्चा द्वारा हो सकता है। स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? C.H. जूड ने। मस्तिष्क के द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किस विधि द्वारा किया जा सकता है? आत्मा निरीक्षण विधि द्वारा। मस्तिष्क द्वारा अपने स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किया जा सकता है। निर्देशन का अर्थ है छात्रों को अपनी समस्या सुलझाने हेतु सहायता देना। निर्देशन का अर्थ छात्रों को अपनी समस्या सुलझाने हेतु सहायता देना। अर्थात किसी छात्र को या किसी व्यक्ति को कोई समस्या है तो उसके जो भी उपाय उसे बताए जाते हैं, जो भी सलाह दी जाती हैं, वही निर्देशन होता है। यदि किसी जटिल कार्य के केवल एक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है और दूसरे पक्षों की अपेक्षा की जाती है तो पठार बन जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन स्टीफेंस का है। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है किसने? B.S. ब्लूम ने। B.S. ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। सीखने को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है सौंदर्यानुभूति। सौंदर्यानुभूति जो है इस सीखने को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? पावलोव ने।
अनु, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव ने दिया है। बहुतत्व मानसिक योग्यता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कली एवं थर्स्टन ने। बहुतत्व मानसिक योग्यता का सिद्धांत कली एवं थर्स्टन ने दिया है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों में किसकी विधि का उपयोग किया जाता है? रॉबर्ट मेगर की। ज्ञानात्मक उद्देश्यों में रॉबर्ट मेगर की विधि का उपयोग किया जाता है। योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन किसने किया? लीकर्ट ने। योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन लीकर्ट ने किया। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट, यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और फ्रेंड्स, शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहना, सिलेक्शन लेना है तो। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन है। यह कथन किसका है? क्रो एवं क्रो का। सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन है। यह कथन क्रो एवं क्रो का है। शिक्षा के उद्देश्यों का मुख्य रूप से विकसित किया है B.S. ब्लूम ने। शिक्षा के उद्देश्यों को मुख्य रूप से B.S. ब्लूम ने विकसित किया है। सीखना प्रक्रिया का आधारभूत पक्ष हो सकता है निरंतरता। सीखना प्रक्रिया का आधारभूत पक्ष हो सकता है निरंतरता अर्थात लगातार। समूहगत्यात्मकता सिद्धांत के प्रणेता थे कुर्ट लेविन। समूहगत्यात्मक सिद्धांत के प्रणेता कुर्ट लेविन थे। वह कौन सा चक्र है जिसमें सीखने के आरंभ में सीखने की गति तीव्र होती है तथा क्रमशः मंद हो जाती है? उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र में पहले जो हम ज्ञान सीखते हैं, पहले उसकी गति बढ़ती है अर्थात तीव्र होती है और बाद में मंद हो जाती है, तो उसे उन्नतोदर वक्र कहते हैं। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं I.K. डेविज। शिक्षण अधिगम प्रबंधन के प्रत्यय प्रवर्तक I.K. डेविज हैं। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है। यह कथन गेट्स का है। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है। यह कथन गेट्स का है। पूर्ण कारकवाद के जन्मदाता हैं वर्दीमर। पूर्ण कारकवाद के जन्मदाता वर्दीमर हैं। टालमैन ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? 6। टालमैन ने अधिगम के 6 प्रकार बताए हैं। जिस विधि से किसी प्रकरण का निदान करना होता है वह क्या कहलाती है? केस स्टडी विधि। जिस विधि से किसी प्रकरण का निदान करना होता है वह केस स्टडी विधि कहलाती है। पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यह कौन सी विधि है? चिकित्सात्मक विधि। पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यह चिकित्सात्मक विधि है। ईद, ईगो व सुपर ईगो की अवधारणा के जन्मदाता हैं कौन? फ्रायड। ईद, ईगो व सुपर ईगो
की अवधारणा के जन्मदाता फ्रायड हैं। आत्मनिष्ठता का दोष पाया जाता है निरीक्षण विधि में। आत्मनिष्ठता का दोष निरीक्षण विधि में पाया जाता है। जब सीखने की प्रक्रिया में प्रगति एक समान रहती है तो कौन सा वक्र प्रकट होता है? सरल रेखीय गति। पुनरावृत्ति का सिद्धांत करने वाला तत्व नहीं है सामाजिकता एवं धार्मिकता। पुनरावृत्ति का सिद्धांत करने वाला तत्व सामाजिकता एवं धार्मिकता नहीं है। सीखने के आधुनिक सिद्धांत में आता है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। सीखने के आधुनिक सिद्धांत में थॉर्नडाइक का सिद्धांत आता है। कौन सी मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि नहीं है? तो प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि जो है यह प्राचीनतम विधि नहीं है। किसी बालक की अध्ययन की विधियों में से कौन सी प्राचीनतम विधि है? तो अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि जो है यह प्राचीनतम विधि है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे।